प्रोबेबिलिटी टॉपिक पे ही जेई 2007 का एक क्वेश्चन देखते हैं। 1 Indian and 4 American men and their wives are to be seated randomly around a circular table. Then the conditional probability that the Indian man is seated adjacent to his wife, given that each American man is seated adjacent to his wife is। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये भी क्वेश्चन बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है आईआईटी जेई सेट पेपर सेटर्स का, क्योंकि जब भी वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछते हैं तो ज़्यादा चांसेज हैं इस बात की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि वो क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टॉपिक का हो। तो इसमें क्या दे रखा है कि आपके पास 4 अमेरिकन मैन है, 1 इंडियन मैन है, 5 लोग तो ये हो गया, उनकी 5 वाइफ्स भी हैं, तो टोटल कितने लोग हैं? 10 हैं। अब इस 10 को आपको एक सर्कुलर टेबल के अराउंड अरेंजमेंट करना है। तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, कोई कंडीशन गिवन नहीं रहता, तो आप 10 पर्सन्स को अराउंड अ सर्कुलर टेबल कितने वे में अरेंज कर सकते हैं? वो होता है 9 फैक्टोरियल। सभी जानते हैं 9 फैक्टोरियल होता है, लेकिन ये 9 फैक्टोरियल मेरा इस क्वेश्चन में पूरा आउटकम स्पेस या सैंपल स्पेस नहीं होगा। 9 फैक्टोरियल सैंपल स्पेस क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ही दे रखा है then the conditional probability that the Indian man is seated adjacent to, given that each American man is seated adjacent to his wife। तो ये 9 फैक्टोरियल वाला जो सैंपल स्पेस है वो तो तब होता जब आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहते हैं। लेकिन अभी क्या किया है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होने के कारण क्या है कि आपका सैंपल स्पेस हमेशा रिस्ट्रिक्ट होता है। तो जब भी आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात क्वेश्चन में डिस्कस हो तो आप समझिए कि आपका सैंपल स्पेस जो क्या है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, छोटा हो रहा है। सैंपल स्पेस क्यों छोटा रहा है? कि आपके पास अब रिस्ट्रिक्शन आ गया है कि आप अपनी मन मर्जी से जहां मन वहां किसी को घुमा नहीं सकते हैं, अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको वही अरेंजमेंट अब कंसिडर करने के होंगे जिसमें ईच अमेरिकन मैन इज एडजेसेंट टू हिज वाइफ, यानी कि आपका सैंपल स्पेस काफी छोटा हो जाएगा। अब आप इसी सैंपल स्पेस में कंसंट्रेट करें, इसी सैंपल स्पेस में आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, उसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सपोज ये जो मेरा रिस्ट्रिक्टेड सैंपल स्पेस है जिसको मैं एस नाम से देता हूं, तो इसमें लेकिन कितने इवेंट हैं जिसको मैं कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट एस या एस बार से लिखता हूं। तो इसमें हो क्या रहा है, आपके पास अमेरिकन मेन है तो और वो अपनी वाइफ के साथ चिपके हुए हैं, यानी सेट कैसा बनेगा? कुछ एच डब्ल्यू हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ यहाँ ऐसे बनेगा। और फाइनली आपका एक ये इंडियन हस्बैंड भी आ गया और इंडियन वाइफ भी आ गए यहाँ पे। अब ये दोनों बेचारे अलग अलग हैं, खुद तो ये सारे अमेरिकन चिपके हुए हैं, इंडियन को अलग अलग बैठा रखा है। एनीवे, तो अब इसको कितने तरीके में आप कर सकते हैं? तो इसमें आपको नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज दीज 10 पर्सन्स सच दैट ये जो अमेरिकन हस्बैंड वाइफ है वो तो एक दूसरे के साथ चिपके रहेंगे, लेकिन ये इंडियन हस्बैंड वाइफ जो है वो कहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैं सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूँ, ऑल पॉसिबल आउटकम्स की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ जो अमेरिकन है ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो क्यों ना मैं इनको एक ही ऑब्जेक्ट मान लूं, है ना? 2 जिस्म एक जान जो होते हैं, वो इतना ही प्यार है तो भाई बन जाओ 2 जिस्म एक जान। तो ये क्या है, इन चारों को मैं एक एक ऑब्जेक्ट मानता हूं, तो हमारे पास कितने आ गए? 4 ऑब्जेक्ट ये आ गया। और ये बेचारा एक इंडियन हस्बैंड इंडियन वाइफ, तो 4 + 1 + 1 टोटल कितने? 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मुझे भी फाइंड कर रहा हूं कि इन हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज दिस, टोटल नंबर ऑफ वेज, ये सैंपल स्पेस फाइंड कर रहा हूं। 6 ऑब्जेक्ट हैं, 6 ऑब्जेक्ट को आप अराउंड अ सर्कुलर टेबल कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5 वेज में। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी इसमें एक स्टेप और छूट रहा है। वो क्या छूट रहा है कि ये तो आपने हस्बैंड वाइफ को एक ऑब्जेक्ट माना, HW है, ये भी तो हो सकता है कि ठीक है WH हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। उस केस में भी तो दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ ही रहेंगे। तो जो हस्बैंड वाइफ का जो एक पेयर है वो आपस में 2 वेज में अरेंज कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, यानी ईच ऑफ दीज 4 पेयर्स कैन अरेंज देमसेल्व्स इन 2 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 2 to the power 4 into factorial 5। ये हो गया मेरा कार्डिनैलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस इज 2 to the power 4 into factorial 5। ये समझ में आ गया? ये मैंने कैसे किया कि जो भी हस्बैंड वाइफ का पेयर एक साथ है मैं उनको एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूं, तो इनसे टोटल 4 ऑब्जेक्ट आ गए, प्लस एक इंडियन हस्बैंड इंडियन वाइफ, टोटल हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए। इन 6 ऑब्जेक्ट्स को अराउंड अ सर्कुलर टेबल में फैक्टोरियल 5 वेज में अरेंज कर सकता हूं, प्लस ये जो हस्बैंड वाइफ जो एक हर कपल का जो पेयर है वो हर कपल आपस में
टू वेज में अपने आप को रीअरेंज कर सकता है, या तो वो हस्बैंड वाइफ बन के बैठे या वाइफ हस्बैंड बन के बैठ जाए। तो 2 to the power 4, या तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया 2 to the power 4 इंटू फैक्टोरियल 5। अब हमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट। सपोज ए मैं इवेंट का नाम देता हूं, तो फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इंडियन मैन इज आल्सो एडजेसेंट टू हिज वाइफ। अब ये क्यों बेचारा अलग अलग रहे, जब सब एक साथ चिपके हुए तो उसमें क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम में, उसमें क्या होगा, जो सारे जो HW अमेरिकन हैं उनका तो पेयर रहेगा ही HW, जो इंडियन है वो भी अपना एक पेयर HW बना लेगा। तो सारे अमेरिकन को देखिए मैंने ब्लू वाले से दिखाया है, इंडियन भी बेचारा HW अपना उसने पेयर बना लिया। तो सारे टोटल 10 लोग हैं, लेकिन इसको अब मैं क्या 5 ऑब्जेक्ट समझ सकता हूं, क्योंकि सब एक दूसरे से अपने अपने वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो क्या हुआ, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैं अब 5 मान सकता हूं। तो 5 ऑब्जेक्ट को आपको एक सर्कुलर टेबल के अराउंड अरेंज करने का कितने वेज हैं, फैक्टोरियल 4। अब ये जो हस्बैंड वाइफ का पेयर है वो आपस में 2 बार तो एक दूसरे से अरेंजमेंट कर ही सकता है। तो 2 to the power 5 ये हो गया, क्योंकि आपके पास अब 5 पेयर हैं। तो HW जहां जहां था वहां मैं अब WH भी तो एक लिख सकता हूं। तो आपस में ये HW हो या WH हो, तो 2 to the power 5, क्योंकि हमारे पास अब 5 पेयर्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स हैं। तो 2 to the power 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना बहुत ही आसान है, वो क्या हो जाएगा 2 to the power 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई 2 to the power 4 इंटू फैक्टोरियल 5, ये हो जाएगा 2/5। तो आंसर इसका सी हो गया। अब जब भी ध्यान रखिएगा कि इस तरह के 2 to the power 4, 2 to the power 5 फैक्टोरियल के टर्म्स हो, तो आप तुरंत यहीं पर इसको सिंप्लीफाई मत करिए, क्योंकि तुरंत सिंप्लीफाई करेंगे फिर लास्ट में आपको डिवाइड करना बहुत कंफ्यूजन होगा। इसलिए जब भी ये 2 to the power 5 या किसी भी नंबर का पावर हो, खासकर प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में, तो लास्ट स्टेप के लिए ये सिंप्लीफिकेशन बचा के रखिए, क्योंकि वहां पर आपको देखेंगे कि बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक दूसरे से कैंसिल आउट कर जाते हैं। तो ये आंसर आ गया 2/5। तो इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि अगर, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि हस्बैंड एंड वाइफ आर सीटेड एडजेसेंट टू ईच अदर, उसको मैं एक ऑब्जेक्ट मान के अगर काउंटिंग करूं तो सारा क्वेश्चन ये काफी आसानी से सॉल्व हो जाता है। जेईई 2003 का ही प्रोबेबिलिटी टॉपिक का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कॉम्बैट ए टारगेट्स बी एंड बोथ बी एंड सी टारगेट ए, the probabilities of A, B, C hitting their targets are 2/3, 1/2 and 1/3 respectively. They shoot simultaneously and A is hit. Find the probability that B hits his target whereas C does not. तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपके पास एक तो A है बेचारा और इधर B है और C है, और इस क्वेश्चन में बहुत नाइंसाफी ये हो रही है कि B और C जो है वो दोनों मिलकर इस बेचारे A को हिट कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली एक टाइम पे तीनों अपने अपने बंदूक से गोलियां चलाते हैं, जैसे भी हिट करना करते हैं। तो ए जो है वो हिट कर रहा है बी को, और बी और सी जो है वो दोनों ए को हिट कर रहा है। और फाइनली अब आउटकम ये हुआ कि ए हिट हो गया, यानी कि ये अब क्या है, आपका सैंपल स्पेस रिड्यूस हो रहा है। यानी ये भी क्वेश्चन जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला है कि ए हिट हो गया। अब आपको ये गिवन इंफॉर्मेशन है कि ए तो हिट हो गया, तो अब बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बी ने उसको हिट किया और सी उसको हिट नहीं कर पाया। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ए बी को हिट कर रहा है, बी और सी दोनों मिलकर ए को हिट कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपसे ये दे रखा है कि ए जो है वो हिट हो गया, ये एक कंडीशन है, ये गिवन है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी वॉज एबल टू हिट ए बट सी वॉज नॉट एबल टू हिट ए, सी डज नॉट हिट ए। अब इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ऑफ ईच, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है हिटिंग हिज टारगेट 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दे रखा है 1/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट बाय ए, ये एक इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बस ये पूछा गया है कि ए तो हिट हो गया, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी ने उसको हिट किया और सी उसको हिट नहीं कर पाया। तो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन, ये अननेसेसरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। दिस इन्फॉर्मेशन हैज जस्ट बीन गिवन टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन की सेटिंग ही ऐसी है कि साइमल्टेनियसली देखिए क्या हो रहा है, ए बी सी तीनों साइमल्टेनियसली एक बार हिट फायर करते हैं या हिट करते हैं।
ए ने बी को हिट किया नहीं किया वो क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ए ने बी को हिट करे भी नहीं करे, क्योंकि फायरिंग तो सबने एक साथ तीनों ने की, तो बी हो सकता है ए को हिट कर दे, सी भी ए को हिट कर दे। तो ए ने बी को हिट किया नहीं किया, इट्स एन इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन में पूछा भी नहीं गया, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग हिज टारगेट दैट इज 2/3 इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है। मुझे पूरा कंसंट्रेट करना है बी और सी पे जो टारगेट ए को हिट कर रहे हैं। तो बी भी ए को टारगेट बनाकर उसकी तरफ हिट कर रहा है और सी भी ए को टारगेट बनाकर उसकी तरफ हिट कर रहा है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? एक तो हो सकता है कि बी हिट करे और सी हिट नहीं करे, उसको मैंने बी सी कॉम्प्लीमेंट लिखा है। अब देखिए ये बी सी कॉम्प्लीमेंट या बी इंटू सी लिखने का मतलब क्या होता है? बी इंटरसेक्शन सी प्राइम, इसी को कुछ बुक्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी प्राइम। बी इंटरसेक्शन सी प्राइम का मतलब क्या हुआ कि बी ने तो अपने टारगेट ए को हिट किया लेकिन सी ने अपने टारगेट को हिट नहीं किया, इसलिए यहां पर कॉम्प्लीमेंट या प्राइम दे रखा है। तो पहला इवेंचुअलिटी, पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है बी सी प्राइम। दूसरा ये हो सकता है बी प्राइम सी। बी प्राइम सी का मतलब क्या हुआ कि बी ने अपने टारगेट को हिट नहीं किया और सी ने हिट किया। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? बी सी। बी सी क्यों होगी? क्योंकि बी ने भी अपने टारगेट को हिट किया और सी ने भी अपने टारगेट को हिट किया, और ये सिर्फ 3 ही आउटकम हो सकते हैं। चौथा आउटकम आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों नहीं बी प्राइम सी प्राइम क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है दैट ए इज हिट। ए को तो किसी ने हिट किया ही है, तो ये वाला जो ऑप्शन है बी प्राइम सी प्राइम, इससे क्या मतलब है कि बी भी हिट नहीं किया और सी भी हिट नहीं किया? ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी देखिए ये क्वेश्चन भी क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जैसे ही टर्म आए तो समझिए कि आपका जो सैंपल स्पेस है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ओरिजिनली ठीक है, अगर बी और सी अगर किसी ए को टारगेट कर रहे हैं तो 4 आउटकम हो सकते हैं। हो सकता है कि दोनों के दोनों बी और सी दोनों अपने टारगेट बेचारे ए को मिस कर जाएं, बहुत अच्छी बात होती। लेकिन यहाँ क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए तो हिट हो ही गया। ए जब हिट हो गया तो हमारे पास अब सिर्फ ये जो मेरा टोटल सैंपल स्पेस था उसमें से मुझे अब 3 ही आउटकम बचते हैं। कौन कौन से आउटकम? बी सी प्राइम। बी सी प्राइम का मतलब या तो बी हिट किया और सी ने हिट नहीं किया, या हो सकता है बी प्राइम सी, और तीसरा होगा बी सी। चौथा केस जो आप सोच रहे थे बी प्राइम सी प्राइम, वो नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है दैट ए इज हिट। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? पहला ऑप्शन है बी सी प्राइम, दूसरा है बी प्राइम सी और तीसरा है बी सी। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ए इज हिट, तो अब इन तीनों की इंडिविजुअली मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेता हूं और फिर उसके बाद मुझे फाइंड ये करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट्स हिज टारगेट वेयर एज सी डज नॉट, यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिट्स टारगेट दैट इज सी प्राइम गिवन दैट ए इज हिट। ठीक है, इसको मैं ए हिट से लिख रहा हूं। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए इज हिट is equal to sum of these 3 probabilities। तो probability that A is hit, इसको अगर आप लिखें, अब इसी इंफॉर्मेशन को देखें कि that probability that A is hit ये क्या है? BC प्राइम प्लस B प्राइम C प्लस BC। इसको अगर मैं वेन डायग्राम के टर्म्स में एक्सप्लेन करूं तो वो ऐसे होगा, B हो गया इवेंट कि B ने अपने टारगेट A को हिट किया, ये वाला दूसरा इवेंट हो गया C कि C ने अपने टारगेट A को हिट किया। तो इसमें जो 3 पोर्शन बन रहे हैं वो देखिए, ये क्या है? ये है पोर्शन बी सी प्राइम। बी सी प्राइम का मतलब बी ने टारगेट को हिट किया, सी ने नहीं हिट किया। ये अंदर वाला हो गया इंटरसेक्शन बी सी, जिसको आप बी सी को ऐसे भी लिख सकते थे ना, बी इंटरसेक्शन सी। तो ये अंदर वाला पोर्शन हो गया। और तीसरा पोर्शन हो गया बी प्राइम सी। बी प्राइम सी का मतलब बी ने अपने टारगेट को हिट नहीं किया, सी ने हिट किया। तो ये तीनों का सम आप बना के इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B union C. This is same as that probability that A has been hit. तो probability that A has been hit का मतलब क्या हुआ कि या तो उसको B ने हिट किया, या उसको C ने हिट किया, या उसको दोनों ने हिट किया। That is same as probability that A is being hit. So this event is probability of B union C. B union C का मतलब क्या हुआ? That probability that either B is able to hit his target or C is able to hit his target और both are able to hit their target। तो probability that A is hit क्या होगा? probability of BC prime plus probability of B prime C
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी। जहाँ भी मैं इनटू लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, वो इंटरसेक्शन की बात हो रही है। अब ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्राइम क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है 1/3 तो ये हो जाएगा 2/3। अब ये मैं इंटू क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए बी सी प्राइम, बी प्राइम सी, बी सी ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, क्योंकि बी अपने टारगेट को हिट कर रहा है, वो इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि सी हिट कर पा रहा है कि नहीं, बिकॉज बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। बी को हिट करना अपने टारगेट को और सी को हिट करना अपने टारगेट को, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म लगा सकता हूँ, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी प्राइम विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1/3 है, तो ये कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3 2/3 हो जाएगी। अब अगले स्टेप में आप देखें तो ये बी प्राइम हो जाएगा हाफ इंटू सी हो जाएगा 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/2 इंटू 1/3। अब इस पूरे को सम कर दें तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 + 4 4/6। तो 4/6 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल बी हिट। ठीक है, क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी प्राइम गिवन दैट ए इज हिट। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी प्राइम क्या है, बी सी प्राइम डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी दैट ए इज हिट। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी प्राइम हमें मालूम है वो क्या है 1/2 इंटू 2/3 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग को मैंने निकाला था अभी, क्या था वो 4/6। तो ये आंसर आ जाएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ दैट प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट्स हिज टारगेट वेयर एज सी डज नॉट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी प्राइम गिवन दैट ए हैज बीन हिट, गिवन दैट ए इज हिट इज इक्वल टू 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/2।